आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, अनदर शेड ऑफ ग्रे इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने पे। अब ये लिस्ट क्या होती है, इस लिस्ट में इंडिया का क्या रोल है, ये सब चीज़ों को बड़े इंटरेस्टिंगली आपको समझाएगा ये वाला आर्टिकल। देखो, मैं रहा हूँ एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, छोटे शहर से ही मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने हिंदी मीडियम से ही की है, तो टोटली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन जिस एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ, चाहे कैट का हो, चाहे SSC के हो, चाहे बैंक्स के हो, हमेशा सफलता मिली है हिंदी मीडियम का होने के बावजूद, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है। तो मैं आपको इसी अप्रोच से शाम को अवेयर करवाता हूँ इन क्लासेस के ज़रिए। आपको हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी ग्रामर स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी को अलग से लेकर के समझना है। आज आप जो भी सीखोगे इसी अप्रोच में अप्लाई करोगे इन क्विज़ेस पे। ये फर्स्ट क्विज़ है आपका क्लोज टेस्ट का, सारी ग्रामर इसमें आ जाएगी इस आर्टिकल की। ये आपका सेकंड क्विज़ है, बैंक वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है। तो पहले आप इनको ट्राई दें, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन लाइव दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए इंग्लिश को आसान तरीके से सीखते हैं। कह रहा अनदर शेड ऑफ ग्रे, एक और, अनदर का मतलब एक और, शेड का मतलब है परछाई, ग्रे का मतलब है उदासी। कह रहा उदासी की एक और परछाई पड़ गई है, उदासी की एक और शेड पड़ गई है। और किस पे पड़ी है भाई? ऑन पाकिस्तान स्टेइंग इन FATF लिस्ट। बात हो रही है पाकिस्तान के स्टे करने की, पाकिस्तान के बने रहने की, FATF की नाम की जो संस्था है इसकी ग्रे लिस्ट के अंदर। तो इसने ग्रे वर्ड को बहुत ही आर्टिस्टिकली यूज़ किया है। ग्रे का मतलब है उदासी और ग्रे का मतलब है FATF की ग्रे लिस्ट। FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने के कारण पाकिस्तान के ऊपर उदासी की एक और लहर आ गई है ना। इस तरीके से इसने टाइटल को बनाया है। अनदर नाम के इस एडजेक्टिव को देखिए, डिटर्मिनर को, हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले ही आएगा। अगर यहाँ पे शेड्स लिखा होता, पीछे एस होता, तो यहाँ पे अनदर नहीं, सिर्फ आप अदर को यूज़ करते हैं ना, अनदर के बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा किसने डाला और क्यों डाला ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को। उससे पहले इसी बात पे फटाफट से एक लाइक दे दो वीडियो को और एक शेयर दे देना। आपके लाइक्स और शेयर से कुछ नहीं मिलता है मुझे सिवा मोटिवेशन की, और जो बहुत बड़ी चीज़ है ना, रोज़ इन वीडियोस को क्वालिटी कंटेंट को लाने के लिए। वाइल पाकिस्तान स्टेज ऑन FATF लिस्ट, इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। कह रहे जब पाकिस्तान स्टे करता है, जब पाकिस्तान बना रहता है, वाइल का काम यही होता है जब दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हो ना एक साथ, तो उन दोनों कामों को बताता है वाइल नाम का कंजंक्शन। कह रहे जब पाकिस्तान स्टे करता है FATF की लिस्ट में, इंडिया को तभी पुश फॉर करना चाहिए, इंडिया को तभी के तभी डिमांड करना चाहिए जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। और किस में? क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स में, बॉर्डर के पार टेरर के आतंकवादी हमलों पे। तो पाकिस्तान इस लिस्ट में बना हुआ है। अब इंडिया को फटाफट प्रेशर बना करके पाकिस्तान को समझाना चाहिए कि आप अपने टेरर अटैक्स को बंद करो, और जो अपने टेररिस्ट हैं जिन्होंने अटैक हम पे किया है उनको जेल में डालो या उनको सजा दो, जस्टिस ला करके दो। समझ गए? पाकिस्तान की वर्ब है स्टेज, इंडिया की वर्ब है मस्ट पुश फॉर। सब्जेक्ट मिलेंगे ब्लू कलर में, वर्ब मिलेगी पिंक कलर में। सिर्फ 10 दिन जो भी सेंटेंस पढ़ो, सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, इंग्लिश का डर भी निकल जाएगा और इंग्लिश में मज़ा आने लगेगा आपको। हर सेंटेंस का पूरे आर्टिकल में सब्जेक्ट ब्लू में मिलेगा, वर्ब मिलेगी पिंक में। इसको फॉलो करना है आपको, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं रातों रात आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है? पुश फॉर। देखिए, पुश फॉर को आप कॉल फॉर भी बोलते हैं, आस्क फॉर भी बोलते हैं और डिमांड फॉर भी बोलते हैं। लेकिन गलती क्या कर देते हैं? पुश फॉर, कॉल फॉर, आस्क फॉर ठीक है, लेकिन डिमांड के बाद में फॉर नहीं आता। डिमांड हो या रिक्वेस्ट हो, समझ गए? ये तीनों वर्ब फॉर्म में अपने बाद फॉर लेंगे, आस्क फॉर, कॉल फॉर, पुश फॉर। लेकिन डिमांड और रिक्वेस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद में वर्ब फॉर्म में कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती है। चलिए फटाफट से टाइम हो गया है आज के वोकैबुलरी वर्ड्स का। जो वोकैबुलरी वर्ड्स आप देखोगे एडवांस वाले, उनको मैं पहले से अलग लेकर के आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ऐड करना चाहूँगा एक छोटी चीज़। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, UPSC की, स्टेट PSC की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके
आपको दे देते हैं पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स, ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 के कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10, साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। अगर करंट अफेयर्स ही आपकी कमजोरी है तो 1 महीना इस ऐप को दो, अपनी कमजोरी को दूर करो। तकरीबन 125 वर्ड्स हो गए हैं अपने पास, 5-5 करते हुए रिवीजन को चालू रखना। आज के 4-5 वर्ड्स जो हैं अपने, पहला है स्टेम फ्रॉम, दूसरा है लॉबी, तीसरा है डैश और चौथा है डैश इन नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म। ये 4 ही वर्ड हैं जो मोटे मोटे आ जाए हैं, है ना। स्टेम फ्रॉम क्या होता है? स्टेम मतलब होता है तना, किसी पेड़ का, किसी पौधे का तना, तने के ऊपर ही पौधा टिका होता है। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पौधा जो है इसका ओरिजिन इस तने की वजह से ही है। वैसे तो रूट की वजह से होता है, जड़ की वजह से, लेकिन तना ना हो तो पेड़ टिके नहीं। अगर कोई चीज़ स्टेम फ्रॉम होती है ना तो कोई चीज़ कहीं से ओरिजिनेट होती है, कहीं से कम फ्रॉम होती है। स्टेम फ्रॉम का मतलब क्या है? फ्रेजल वर्ब का किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना, कम फ्रॉम होना। जैसे द पैंडमिक हैज़ स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। ये पैंडमिक जो निकली है चाइना की भूल से निकली है, चाइना की नेग्लिजेंस से निकली है, लापरवाही से ही स्टेम फ्रॉम हुई है। अगर चाइना भूल ना करता तो पैंडमिक का ओरिजिन ना होता। समझ गए ना? स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम के सिनोनिम होंगे मेरे भाई, ओरिजिनेट फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम और एमिनेट फ्रॉम। याद रखना एमिनेट नाम के वर्ड को। खूबसूरत बात यह है कि इन सब के बाद में फ्रॉम ही आ रहा है, स्टेम कम अपीयर मटेरियलाइज एमिनेट, है ना। सब अपने बाद में फ्रॉम लगा के बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है। एमिनेट नाम के वर्ड को ध्यान रखना, थोड़ा एडवांस वर्ड है। अगला वर्ड है लॉबी। ये नाउन भी एक वर्ब भी है। इसको याद करने का बहुत ही सीधा सा तरीका है, आपको पता होना चाहिए लॉबी होती क्या है। लॉबी होती है अहाता, आपके घर का वेरांडा, घर का हो चाहे किसी दुकान का हो, किसी ऑफिस का हो, कोई वेटिंग एरिया हो, उसको बोलते हैं लॉबी। ये सब लॉबीज़ हैं, समझ गए ना, ऑफिस की। लॉबी के अंदर अगर आप बैठते हो ना किसी ऑफिस के बार बार, इसका मतलब क्या, उस ऑफिस में आपका कुछ काम है। अगर आप बार बार किसी कोर्ट की, किसी भी बड़े ऑफिसर की लॉबी में जा रहे हो, उस ऑफिसर से कुछ सांठ गांठ आप करना चाह रहे हो, है ना, समझाना चाह रहे हो या प्रेशर में उसको डालना चाह रहे हो, यहीं से लॉबिंग नाम की वर्ब निकली है। लॉबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एडवोकेट करना, किसी चीज़ के लिए कानून निर्माताओं को प्रेशर में लाना और बोलना कि आप ऐसा करो, है ना, अपने हिसाब से किसी से कोई काम करवाना, खास करके कानूनी। जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग MSMEs इज लॉबिंग फॉर टैक्स रिलीफ फॉर द सेक्टर। एक संस्था जो है जो रिप्रेजेंट करती है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को, छोटे दुकानदारों को, कह रहा है वो लॉबी फॉर कर रही है। ये संस्था एडवोकेट कर रही है टैक्स के रिलीफ को इस पूरे सेक्टर के लिए। तो ये संस्था के लोग क्या करते हैं, हर रोज़ फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में उसके लॉबी में जाके बैठ जाते हैं और बैठ करके वहाँ पे जो है नारे लगाते हैं कि हमारे जो है सेक्टर के छोटे दुकानदारों के लिए आप टैक्स कम करो। समझ गए ना, इसी को बोलते हैं लॉबी करना। बहुत अच्छा वर्ड है ये, आप बार बार इसको देखोगे। इसको बटन होल भी बोलते हैं और पुश फॉर भी बोलते हैं लॉबी को, है ना, इसके सिनोनिम्स। चलिए अगला वर्ड है डैश। डैश एक नाउन भी एक वर्ब भी है। इसके बहुत सारे मीनिंग है। देखो 3 है नाउन फॉर्म में और 3 है वर्ब फॉर्म में। याद करने का एक ही तरीका है, डैश का मतलब होता है दौड़, डैश का मतलब होता है रेस। अब डैश के वर्ब फॉर्म में जो रेस से निकलने वाले मीनिंग है सबके सब देखो। पहला है रेस लगाना, रन करना क्विकली, जैसे यूसेन बोल्ट लगाता है। दूसरा है किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक इनटू पीसेस करना। तीसरा किसी चीज़ को दे मारना, हिट करना, दीवार में या कहीं भी आप डैश करते हो। देखो तीनों ही रेस से रिलेटेड है। आपने ग्लास को पकड़ा और उसको फेंक करके मारा, छोटे छोटे पीस कर दिए, समझ रहे हो ना। गिलास को मूवमेंट करवाई आपने बहुत तेज़ी से, चाहे आप खुद मूवमेंट करो, चाहे किसी चीज़ को मूवमेंट करवाओ कि वो टूट जाए, या किसी चीज़ को ज़ोर से दे मारो मूवमेंट करवा के तेज़ी से आप डैश करते हो। समझ गए ना, डैश को तेज़ मूवमेंट से जोड़ करके रखें, तेज़ भागने के लिए, किसी चीज़ को दे मारने के लिए या किसी चीज़ को तोड़ डालने के लिए। अब यूज़ करके दिखा देता हूँ। द थीफ डैश्ड टू द हाईवे। थीफ जो है दौड़ लगा गया हाईवे की तरफ। चोर था, उसको पकड़ा और पकड़ा जैसे उसको छूट करके वो हाईवे की तरफ रन कर गया, क्विकली डैश कर गया। पीपल कॉट द थीफ एंड डैश्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। अब यहाँ देखो लोगों ने थीफ को पकड़ लिया और दे मारा उसका सर दीवार के अंदर।
समझ गए ना। तो यहाँ भी डैश नाम का वर्ड किसी चीज़ को तेज मूवमेंट करवाने के लिए यूज़ कर रहा है। तीसरा देखो, ऑल आवर होप्स वर डैश्ड व्हेन वी कुडंट फाइंड अ बेड फॉर आवर अंकल। हमारी सारी की सारी होप जो है वो डैश हो गई थी, चकनाचूर हो गई थी, ब्रेक इनटू पीसीज हो गई थी जब अंकल जी के लिए हम बेड जो है हॉस्पिटल में नहीं ढूंढ पाए। अंकल बीमार थे, कोविड हो गया था, लेकिन उनके लिए बेड नहीं मिला, तो हमारी सारी आशाएं खत्म हो गई। समझ गए ना। अब देखो इसी से इसके हमने सिनोनिम बना दिए हैं। रेस लगाने के लिए रेस, तोड़ने के लिए क्रैक या शटर, और दे मारने के लिए हिट या स्मैश। अब देखो डैश की नाउन फॉर्म यहीं से जुड़ी हुई है, कुछ अलग नहीं है। रेस लगाने को डैश करते हैं वर्ब फॉर्म में, और एक रेस को डैश करते हैं नाउन फॉर्म में, है ना। ही वॉन द 100 मीटर डैश, उसने 100 मीटर की डैश को जीत लिया, 100 मीटर की रेस को जीत लिया। अब ये देखो, ये तो अलग से मीनिंग है। किसी चीज़ की थोड़ी सी छोटी सी क्वांटिटी को भी डैश कहते हैं। ये बना इससे, ये डैश देख रहे हो ना आप, डैश, ये डैश देख रहे हो ना इंग्लिश में, ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, एक बहुत छोटा सा लेटर है। तो डैश का मतलब होता है किसी चीज़ की छोटी सी मात्रा। आई एडेड अ डैश ऑफ शुगर इन माई ब्लैक कॉफ़ी, मैंने थोड़ी सी मात्रा, थोड़े से दाने शुगर के मिला दिए मेरी काली कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी में, है ना। और तीसरा है स्टाइल। आपने सुना होगा डैशिंग यंग मैन, डैश को स्टाइल भी बोलते हैं। शी मैरिड अ डैशिंग यंग मैन, उसने शादी की एक स्टाइलिश यंग मैन से, बहुत डैशिंग था, देखने में अच्छा था, अच्छे कपड़े पहनता था। तो इस तरीके से डैश नाम का वर्ड है, मल्टीपल मीनिंग सकता है ना। जितना सीखो मन से सीखो, और इस तरह सीखो फिर से ना सीखना पड़े। कम सीख लो वो चलेगा, लेकिन रोज़ सीखना है, और जितना सीखना है मन से सीखना है। चलो अब समरी टाइम। समरी बहुत सिंपल सी है, फिल्मी कहानी की जैसी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है ऐसे देशों पे प्रतिबंध लगाना, सैंक्शन लगाना जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। अब इसने 2 लिस्टें बनाई हुई हैं। पहली है घोर बदमाशों की ब्लैक लिस्ट, दूसरी है छोटे बदमाशों की ग्रे लिस्ट। घोर बदमाशों में 2 कंट्रियाँ आती हैं, पहली है ईरान, दूसरी है नॉर्थ कोरिया। इतने हैवी सैंक्शंस हैं इन दोनों कंट्री पे, आपने सुना होगा दोनों कंट्रियाँ मरने की कगार पे हैं, लोग वहाँ पे भूख से। अब जो ग्रे लिस्ट है ना, वहाँ पे लाइट सैंक्शन लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस लिस्ट का परमानेंट मेंबर बन गया है। समझ गए मेरी बात को, परमानेंट सीट ले ली है इसने। पिछले 15 सालों से इसने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बना के रखा है एफएटीएफ ने। रीज़न क्या है, पाकिस्तान में होने वाली टेरर फाइनेंसिंग, वहाँ की सरकार आतंकवादियों को सपोर्ट करती है एफएटीएफ के हिसाब से। इमरान की सरकार चाहती है कि कैसे भी करके एफएटीएफ से बाहर निकला जाए ताकि पाकिस्तान में थोड़ी प्रोस्पेरिटी आए, लेकिन इस बार की लेटेस्ट मीटिंग में भी पाकिस्तान को इस लिस्ट में बनाए रखा गया। और उन लोगों का ये कहना था एफएटीएफ वालों का कि आपके इरादे अभी भी नेक नहीं है, अभी भी आप अपने देश में हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पनाह देते हो और उनको सज़ा देने से कतराते हो, सज़ा आप देना नहीं चाहते हो। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, चाहे ओसामा हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे हाफिज सईद हो, जितने भी आतंकवादी चूहे हैं गलत काम करते हैं और फिर पाकिस्तान में अपना जाकर के बिल बनाते हैं, और वहाँ की सरकार इनको पनाह भी देती है। कह रहे लेकिन अब वहाँ की सरकार बहुत प्रेशर में है, और इस प्रेशर का इंडिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले जो आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर बना करके उन लोगों को सूली पे चढ़वाएं, उन लोगों को सज़ा दिलवाएं, ताकि हमारे देश में मरने वाले लोगों को जस्टिस मिले इन लोगों की वजह से। समझ गए, बस यही आज की समरी है। आज की टोन एनालाइजिंग पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेगा और सजेस्ट करेगा आपको कुछ चीज़ें नई। शुरू करने वाले हैं। आपको आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, जिसको आपको सभी को अटैम्प्ट करना है। 3 सेंटेंस में उसका आंसर लिखना है। देखो क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव है, आराम से सोच करके लिखना। क्या पाकिस्तान को रिमूव कर दें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से, एफएटीएफ के द्वारा क्या इससे रिमूव किया जाना चाहिए, कंसीडर करते हुए इस चीज़ को जो एवरेज इनोसेंट सिटीजन है इस पाकिस्तान का, जिसका कोई हाथ नहीं है ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ में, और जो कि वास्तव में इन सैंक्शंस के रिसीविंग एंड पे है, इन सैंक्शंस को झेल रहा है। गलत काम सरकार कर रही है, झेल रहे हैं वहाँ के लोग। क्या इस चीज़ को देख करके 15 सालों से पाकिस्तान को रखा हुआ है एफएटीएफ को, क्या इसको रिमूव करना चाहिए सैंक्शंस को या नहीं करना चाहिए? पूरी सेंसिटिविटी के साथ आंसर दें, एक सेन माइंड के साथ में, इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ में। 3 सेंटेंस में लिखना, मेरा जवाब भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरी राइटिंग भी आप चेक किया करो, आपकी मैं करूँगा। चलो, कह रहा पाकिस्तान्स hope of being led off the Financial Action Task Force grey list were dashed once again as the 39-member grouping decided to keep it on the list and even add more tasks. कह रहे पाकिस्तान की जो होप्स हैं, पाकिस्तान की जो आशाएं हैं, अच्छा किस चीज़ की, बीइंग होने की, लेट ऑफ का मतलब है आज़ाद होने की, और किससे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से, एफएटीएफ की इस ग्रे लिस्ट से। कह रहे ये जो होप्स है ना, ये डैश हो गई थी, डैश का मतलब है चकनाचूर होना। ये सारी आशाएं, सारी जो है उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी एक बार फिर से, वंस अगेन। अच्छा काम कैसे हुआ, जैसे ही जो 39 मेंबर की ग्रुपिंग है, 39 मेंबर की ये जो टीम है, इसने डिसाइड किया कि ये कीप करेंगे इसको, पाकिस्तान को, इस लिस्ट पे, ग्रे लिस्ट पे, और यहाँ तक कि इन्होंने ऐड भी कर दिया
और ज़्यादा टास्क को और ज़्यादा कामों को। समझे सेंटेंस को? तो पाकिस्तान की होप्स चकनाचूर हो गई एक बार फिर से। जो होप्स थी आज़ाद होने की FATF की ग्रे लिस्ट से, ये हुआ तब जब 39 मेंबर की FATF ने इस चीज़ को फैसला ले लिया कि पाकिस्तान को इस लिस्ट पे बनाए रखेंगे और यहाँ तक कि और ज़्यादा टास्क पाकिस्तान को देंगे। अब पाकिस्तान को और भी काम करके दिखाने हैं बाहर निकलने के लिए। होप्स की वर्ब है वर डैश्ड, ग्रुपिंग की वर्ब है डिसाइडेड, डिसाइडेड टू कीप एंड डिसाइडेड टू ऐड। दो इन्फिनेटिव हैं, दूसरी बार हमने यहाँ पे टू को नहीं लिखा है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। डैश वर्ब आप देख चुके हो, किसी को तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना छोटे छोटे पीसीज में, है ना, चकनाचूर करना, या फिर दे मारना, या फिर तेज़ी से भागना। ये वही डैश है जो आपको शुरू मैंने बताया था। यहाँ पे शैटर्ड का वाला मीनिंग आ रहा है, ब्रेक इनटू पीसीज वाला मीनिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करूँगा मैं आपके साथ। पहले लेट ऑफ देख लो। लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को जाने देना। लेट मतलब परमिशन, ऑफ मतलब दूर। किसी को परमिशन दे दो कि भाई तू जा, आज़ाद है तू, आज से जी ले अपनी ज़िंदगी। एग्जेम्प्ट करना, एक्सक्यूज़ करना, रिलीव करना, एब्जॉल्व करना, एक्सोनरेट करना, किसी भी इंसान को बरी कर देना बाइज्जत। जाओ, समझ गए ना? अब यहाँ पे बीइंग क्यों आया, मेरा आपसे सवाल है। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, पहले अपने दिमाग से पूछो। यहाँ पे ऑफ के बाद में लेटिंग ऑफ भी तो आ सकता था ना। ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, हमें पता है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है प्रेपोजिशन के बाद में। तो यहाँ पे लेटिंग ऑफ लिख देते हैं, बीइंग क्यों घुसाना पड़ा बीच में? चलो, सारा मामला है रेगुलर जेरेंट का, और रेगुलर जेरेंट पैसिव और एक्टिव का, है ना। द जज वॉज एंग्री एट डिसरिस्पेक्टिंग। जज साहब एंग्री थे डिसरिस्पेक्ट होने पे। जज साहब की आपने डिसरिस्पेक्ट किया और जज साहब एंग्री हो गए, पर ये सेंटेंस गलत है। देखो, वो एंग्री तो थे लेकिन डिसरिस्पेक्ट करने पे नहीं, डिसरिस्पेक्ट होने पे। यहाँ पे डिसरिस्पेक्टिंग एक वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, जेरेंट है, एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट या वर्ब के ऑब्जेक्ट या सेंटेंस के सब्जेक्ट बनने को ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंट कहलाती है ना। आपको पता होगा, बेसिक में आप सीख चुके हो। यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट का काम भी इस जज ने कर दिया, लेकिन जज को तो डिसरिस्पेक्ट किया गया था। ऐसे केस में रेगुलर जेरेंट की पैसिव फॉर्म को यूज़ करेंगे, समझे। और पैसिव फॉर्म क्या होती है? डिसरिस्पेक्टिंग को तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दो और इसके पहले लगा दो बीइंग। समझ गए ना? तो मैं बोलूँगा द जज वॉज एंग्री एट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, है ना। तो बस यही होता है बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग लेट ऑफ, जैसे हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब अगला सेंटेंस देखो। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग स्टोलन। आदमी अक्यूज था स्टील करने का या स्टील होने का। स्टील करना मतलब चोरी करना। आदमी अक्यूज था कि उसने चोरी की है, या इसलिए अक्यूज था, इसलिए आरोपी था कि उसको चोरी किया गया है। पुलिस आई और उसको पकड़ के जो है हथकड़ियाँ लगाई और उसको बोला थाने चल, कल तुझे चोरी किया गया था, तूने हमें बताया नहीं कि तू चोरी हो गया है। अरे आदमी थोड़ा चोरी हुआ है यार, बीइंग स्टोलन क्यों लगाया है? यहाँ पे बीइंग नहीं, पैसिव नहीं, एक्टिव लगाओ, बीइंग को निकालो, स्टील लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसकी आईएनजी फॉर्म लिखो स्टीलिंग। द मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। और जैसे यहाँ पे आपने लिखा था एट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, क्योंकि जज साहब को डिसरिस्पेक्ट किया गया था। समझ गए ना? इसीलिए यहाँ पे भी बीइंग के बाद में लेट ऑफ लिखा हुआ है, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पाकिस्तान को होप थी आज़ाद होने की। किसी को आज़ाद नहीं करने वाला था, पाकिस्तान खुद आज़ाद होना चाहता था। लेट 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 वर्ब की तीनों फॉर्म एक ही रहती हैं। लेट 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 वर्ब की तीनों फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती हैं। सारी उन वर्ब्स को एक बार दिमाग में डाल लो जो मैंने आपको बताई हुई हैं। 15-20 वर्ब्स हैं जिनकी V1, V2 और V3 एक ही रहती है ना। लेट यहाँ पे V3 है, फॉर्म चेंज नहीं करता है लेट कभी भी। सारी वर्ब्स को दिमाग में डालो फटाफट, कई बार करवा चुका हूँ आपको। चलो आ जाओ आगे। कह रहा है इवेंचुअली पाकिस्तान missed the mark by one crucial action point out of 27, being just deficient in prosecuting the senior leadership of UN proscribed terror groups। कह रहा आखिरकार पाकिस्तान ने मिस कर दिया इस मार्क को, इस निशान को। और कैसे? एक क्रूशियल एक्शन पॉइंट से 27 में से। मिस द मार्क का मतलब है किसी मंजिल का जो मार्क है वहाँ तक पहुँचने से पहले जो है रुक जाना। तो कह रहा है पाकिस्तान जो है मंजिल को नहीं पा सका, मिस कर गया मार्क को एक क्रूशियल पॉइंट, एक्शन पॉइंट की वजह से, जो 27 इसको मिले थे उनमें से। अब देखो ये कौन से पॉइंट्स हैं और कौन सा मार्क है। ये है बीइंग जज, जज होने का, और किस में? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमतर, किसी चीज़ में आप कम रह गए हो, ऐसा आप डेफिशिएंट हो, है ना। तो ये जज होते हुए डेफिशिएंट इस प्रोसिक्यूशन में। और प्रोसिक्यूशन किसका? प्रोसिक्यूशन मतलब केस चलाना सीनियर लीडरशिप को यूएन के द्वारा प्रतिबंधित प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स के।
समझे मेरी बात को। तो ये मार्क था जज होने का, पाकिस्तान के ऊपर फैसला होने वाला था कि आप कितना अच्छे से अपने देश में टेरर एक्टिविटीज़ को रोकते हो। उसको इसने एक पॉइंट से मिस कर दिया। वो पॉइंट था जिसमें डेफिशिएंट पाया गया, और किसमें, केस चलाने में, सज़ा देने में बड़े बड़े लीडर को, और जो हैं ऐसे टेररिस्ट के ग्रुप्स के जो कि यूएन प्रोस्क्राइब्ड हैं, जिन पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध ऑलरेडी लगाए हुए हैं। समझ गए। पाकिस्तान की वर्ब है मिस्ड, बीइंग जज यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब पाकिस्तान ने मार्क को मिस किया तभी ये जज किया जा रहा था कमतर, है ना, तभी इसको कमतर आंका गया, डेफिशिएंट बताया गया। समझ गए। डेफिशिएंट मतलब कम होता है, हैविंग डेफिशिएंसी, लैकिंग या इनसफिशिएंट हो। प्रोसिक्यूट करना मतलब केस चलाना, किसी अपराधी को पकड़ना और उसको केस चला करके सज़ा देने की कार्रवाई करना कहलाता है प्रोसिक्यूशन। प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब दो वर्ड्स हैं, यहाँ पे यूज़ किया हमने प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है रेकमेंड करना। जैसे डॉक्टर आपको लिख करके दे कि कल से एक्सरसाइज करोगे, इतने बजे उठोगे और ये खाना खाना है, तो वो है आपकी प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, किसी चीज़ को रेकमेंड किया है। लेकिन डॉक्टर ये लिख करके दे दे कल से स्मोकिंग नहीं करोगे, कल से जो है पड़े रहने वाला काम बंद करोगे, जब किसी चीज़ को डॉक्टर मना करे तब आपको करता है प्रोस्क्राइब। समझ गए ना, दोनों वर्ड एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रोस्क्राइब में बैन, प्रिस्क्राइब में रेकमेंडेशन। तो ये यूएन के रेकमेंडेड टेरर ग्रुप नहीं है, यूएन के द्वारा बैन लगाए हुए टेरर ग्रुप्स हैं, प्रोस्क्राइब टेरर ग्रुप्स हैं। ठीक है। द FATF वर्क्स क्लोजली विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स लिस्टिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स एज इट evaluates कंट्रीज ऑन देयर एफर्ट्स इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, AML या CFT। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ेंगे। कह रहा है FATF जो है ना वर्क करती है क्लोजली, बहुत ही नज़दीकी में, और किसके साथ में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा के साथ में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट के सामने। और वो लिस्ट है टेरर ग्रुप्स की, आतंकवादी संस्थाओं की। तो कह रहा कैसे करती है, कह रहा क्योंकि ये जो इवेल्युएट करती है, ये आंकती है, जायजा लेती है उन कंट्रीज़ का, और किस पे, उनके एफर्ट्स के हिसाब से इन दोनों कामों में। पहला काम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को रोकना, और दूसरा काम है काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, पैसे को आतंकवादी में, दहशतगर्दी कामों में लगने से रोकना। पहला हो गया AML, दूसरा हो गया CFT। समझ गए ना। तो FATF इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा से जुड़ी हुई है, इस तरह के काम को करने का जो है दावा करती है। अब आगे देखो, कह रहा पाकिस्तान फेलियर टू कॉन्विक्ट JEM चीफ मसूद अजहर एंड अदर्स अपीयर टू टिप बैलेंस अगेंस्ट इट। कह रहा पाकिस्तान की जो नाकामयाबी आई ना कॉन्विक्ट करने में, सज़ा देने में, JEM चीफ मसूद अजहर को और दूसरे कईयों को, कह रहे ये जो फेलियर है ये अपीयर हुआ टिप द बैलेंस करता हुआ इसके खिलाफ, ये अपीयर हुआ इसके खिलाफ गलत फैसले को बनवाता हुआ। जब कोई चीज़ आपके खिलाफ टिप द बैलेंस करती है, समझ लो आपके पलड़े को हल्का कर रही है, कोई चीज़ आपके सामने भारी हो गई है। तो ये फेलियर पाकिस्तान के सामने भारी पड़ गया, इस वजह से इसको बाहर नहीं निकाला गया लिस्ट से। समझ गए सेंटेंस को। इन लोगों का यही कहना है कि अजहर को सूली पे टांग दो, ओसामा को तुमने नहीं पकड़ा था, हमने पकड़ा है, दाऊद इब्राहिम को कहीं से पकड़ के लाओ और दे करके वापस आओ इंडिया को। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारी जनता भुगतेगी, इसी तरह से प्रतिबंध तुम पे लगा के रहेंगे। FATF की वर्ब है वर्क्स, इट की वर्ब है इवेल्युएट्स, फेलियर की वर्ब है अपीयर्ड, टिप द बैलेंस अगेंस्ट समवन। इसको मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ। देखो ये तराजू था, इसमें बैलेंस था, लेकिन एक तरफ मैंने उंगली रख दी, इस तराजू को एक तरफ झुका दिया। अब अगर आपके अगेंस्ट झुका है तो मतलब आपका पलड़ा हल्का हो गया, आप इस तरफ हो, है ना, आपकी तरफ झुका है तो आप इस तरफ हो। तो अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ टिप द बैलेंस कर रही है, मतलब आपके पलड़े को हल्का कर रही है, आपको कमज़ोर बना रही है। समझ गए ना, इसी चीज़ ने पाकिस्तान को कमज़ोर बनाया है। बढ़े आगे। कह रहा द पाकिस्तान गवर्नमेंट पब्लिकली प्रोटेस्टेड द डिसीजन पॉइंटिंग आउट दैट मैनी कंट्रीज दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड द एक्शन प्लान्स हैंडेड टू देम हैव बीन डीलिस्टेड इन द पास्ट। अब पाकिस्तान ने क्या दी, वजह क्या दी, पाकिस्तान की सरकार ने पब्लिकली प्रोटेस्ट किया इस डिसीजन को, पब्लिकली अपोज टू की हो गई इस डिसीजन के, इसके सामने इन्होंने अपनी बात रखी। और कैसे रखी, पॉइंट आउट करते हुए इस चीज़ को, दैट वो ये कि कई सारे देश जिन्होंने मोटे तौर पे कंप्लीट कर लिया था अपने एक्शन प्लान्स को, जो उनको हैंड टू किए गए थे, जो उनको थमाए गए थे, कह रहे कई सारे जो ऐसे देश हैं ना उनको डी लिस्ट किया गया है, उनको लिस्ट से निकाला गया है इन द पास्ट, भूतकाल में। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि हमारे भी तो 26 पूरे हो गए थे 27 में से पॉइंट, आपने कई देशों को निकाला है इस तरीके से जो पूरा कर देते हैं मोटे तौर पे, हमें आपने इस लिस्ट में क्यों बनाए रखा है इतना करने के बावजूद। गवर्नमेंट की वो है प्रोटेस्टेड, जब गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही थी तभी पॉइंट आउट भी कर रही थी, दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे थे। प्रोटेस्टेड आपकी मेन वर्ब है, पॉइंटिंग आउट
साइमल्टेनियस एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझ गए ना, दो कामों को एक साथ होने को बताता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैनी कंट्रीज़ की वर्ब है हैव बीन डीलिस्टेड, डीलिस्ट का मतलब है लिस्ट से डी हो जाना, लिस्ट से बाहर निकल जाना। दैट की वर्ब है हैड लार्जली कंप्लीटेड, मैनी कंट्रीज़ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट। हैंडेड का मतलब होता है थमा देना, वो वाले प्लान्स जो उनको थमाए गए थे। हैंडेड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अचानक से आई हुई है, एडजेक्टिव काम करेगी, प्लान्स उनको जो मिले थे। बढ़े आगे, कह रहा पाकिस्तान विच वॉज ऑन द FATF's increased monitoring list from 2019 to 15 was taken off the grey list in 15 in a similar manner before it was relisted in 2018। कह रहा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कि FATF की इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट पे था 2009 से 15 तक, तो 6 साल तक परमानेंट मेहमान रहा था इस लिस्ट में। कह रहा यही पाकिस्तान टेक ऑफ किया गया था, निकाला गया था, टेकन ऑफ हुआ था, हटाया गया था इस लिस्ट से 2015 में। और कह रहा है एक सिमिलर मैनर में, इसी तरीके से जैसे अब निकालने की कोशिश हो रही है ना इसको, वैसे ही इसको 2015 में भी निकाला गया था। कह रहा है इससे पहले कि ये री लिस्ट होता 2018 के अंदर, फिर से इसको लिस्ट में डाला गया 2018 तक। तो 9 से 15 6 साल और 18 से 21 3 साल, 9 साल हो गए पाकिस्तान को, पिछले 12 में से 9 साल इस लिस्ट पे इसने गुजारे हैं। पाकिस्तान की वर्ब है वॉज टेकन ऑफ, इट की वर्ब है वॉज रीलिस्टेड, किसमें, पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी फैमिली की वर्ब के बाद में आ रही है ना। ये विच आया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, दुनिया में सिर्फ एक ही पाकिस्तान है, इसके लिए हम दैट कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। हर वो चीज़ जो यूनिक हो उसके लिए आप विच को यूज़ करें या फिर हु को यूज़ करें, इंसानों के लिए हु और जो है नॉन एनिमल्स के लिए विच को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, कह रहा पाकिस्तान लीडर्स हैव predictably lashed out at India for lobbying for its continued listing, while others have hinted that the decision stems from a refusal to allow the US the use of its bases after America's pullout from Afghanistan। अब बता रहे पाकिस्तान में लोग इस लिस्ट में बने रहने का ठिकरा किसके सर पे फोड़ रहे हैं। कह रहा पाकिस्तान के नेताओं ने प्रिडिक्टिवली मतलब जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके, जैसी हमें आशा हो, जैसी उम्मीद हो। तो कह रहे जैसी उम्मीद है ना वैसे ही पाकिस्तान के जो है लीडर्स ने उम्मीद के मुताबिक ही लैश आउट किया है, हमला किया है इंडिया पे। लैश आउट का मतलब होता है वर्बल जो है अटैक करना, इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है। किस लिए भाई, लॉबी करने के लिए, पूरा पुश फॉर करने के लिए, एडवोकेट करने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए, इसकी लगातार बनी हुई लिस्टिंग के लिए। तो वहाँ के लीडर्स क्या बोलते हैं, इंडिया ही FATF के कान जाके भड़काता है और FATF को बोलता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसको बाहर मत निकालना। ऐसा वहाँ के लीडर्स ने लैश आउट किया है। कह रहे जबकि कई दूसरों ने हिंट किया है, ऐसा इशारा किया है दैट कि डिसीजन जो है ना स्टेम फ्रॉम होता है, ये डिसीजन निकल कर के आता है एक रिफ्यूजल से, एक मनाही से जो थी अलाउ करने की, इजाज़त देने की अमेरिका को, द यूएस को, और क्या इस्तेमाल को, इसके बेसिस को पाकिस्तान के। और कब, जब अमेरिका पुल आउट करेगा अफ़गानिस्तान से, बाहर निकाल लेगा अपने सोल्जर्स को अफ़गानिस्तान से। तो कईयों ने तो ये बोला है कि इंडिया की चाल है पूरी की पूरी, और कई लीडर्स वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अमेरिका की चाल है, अमेरिका को हमने अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अपने बेस दिए नहीं, अमेरिका गुस्सा हो गया और FATF को उसने जा करके कह दिया मत निकालना पाकिस्तान को। समझ गए। लीडर्स की वर्ब है हैव लैश्ड आउट एट, अदर्स की वर्ब है हैव हिंटेड, डिसीजन की वर्ब है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम होता है इमर्ज फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, कम फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, है ना। सारे के सारे स्टेम फ्रॉम के सिनोनिम है, सबके बाद में फ्रॉम आएगा। ये एमिनेट को देखना बहुत अच्छा वर्ड है, एमिनेट फ्रॉम मतलब कहीं से किसी चीज़ का निकलना, पैदा होना। लॉबिंग आप जानते हैं, बताया था ना मैंने आपको, लॉबी में जाके इकट्ठे होते हो, किसी को आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो अपने हिसाब से। तो ये कहता है इंडिया की, पाकिस्तान की, इंडिया जो है लॉबिंग कर रहा है। लैश आउट होता है किसी को एंग्री हो जाना, गुस्सा करना, अटैक करना, असॉल्ट करना, लेकिन वर्बली किसी को बोल करके जो गालियाँ बकना, ऐसा समझ लो आप, है ना। लैश आउट करना, बहुत बुरे से जो है लताड़ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा है FATF हियरिंग्स द इमरान खान गवर्नमेंट सेट इट हैड इंट्रोड्यूस्ड एंड अमेंडेड टेरर फाइनेंसिंग लॉज which have enabled the prosecution of more than 30 UN proscribed leaders and their associates for terror financing। अब पाकिस्तान का कहना क्या था मीटिंग के दौरान, इन्होंने क्या बताया FATF वालों को। कह रहे FATF की जो हियरिंग्स हुई, जो सुनवाइयाँ हुई, इमरान की सरकार का ये कहना था दैट वो ये कि ये इंट्रोड्यूस कर चुकी थी, ये ला चुकी थी और अमेंड भी कर चुकी थी, सुधार भी चुकी थी टेरर फाइनेंसिंग लॉज को। कह रहे जो कि इनेबल करते हैं प्रोसिक्यूशन को, सज़ा देने को, केस चलाने को 30 से ज़्यादा UN के द्वारा बैन किए हुए लीडर्स को और उनके चेले चपटों को, एसोसिएट्स को। और किसके लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए,
दहशतगर्दी में पैसे को डालने के लिए। तो हियरिंग्स में बार बार इमरान सरकार यही करी है कि हमने लॉ भी बना दिए हैं और पुराने लॉज को सुधार भी दिया है। 30 आतंकवादियों को हमने सज़ा देने की पूरी जो है ना प्रोसेस कर ली है, और उनके चेले चपाटों को, एसोसिएट्स को भी, है ना, ताकि जो है टेरर फाइनेंसिंग को हम रोक सकें। ये इनका कहना था। इमरान खान गवर्नमेंट की वर्ब है सेट, इट की वर्ब है हैड इंट्रोड्यूस्ड, और दूसरी वर्ब है अमेंडेड। हैड इंट्रोड्यूस्ड एंड हैड अमेंडेड, दूसरी बार हैड को हमने नहीं लिखा है। विच की वर्ब है हैव इनेबल्ड। प्रोसिक्यूशन समझा दिया मैंने आपको, केस चलाना, सजा देना। प्रोस्क्राइब्ड क्या होता है? जिसको बैन लगाया हो, यूएन प्रोस्क्राइब्ड, यूएन बैंड। एसोसिएट होता है आपका चेला चपाटा, है ना, आपका जो है समझ गए ना, जो आपकी जो हेल्प करे, एसोसिएट होता है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा वाइल इट इज़ अनक्लियर how many of those are actually serving jail time, the convictions and prison terms between 15 to 30 years are a break from the past, when Pakistani authorities would hold these leaders on charges under international pressure and subsequently release them। इस एक लाइन को अगर आपने समझ लिया तो पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा क्यों पाकिस्तान को 15 साल से फंसा के रखा है इस लिस्ट में। कह रहे जहाँ पे ये बात अनक्लियर है, किसी को नहीं पता, इनमें से कितने, हाउ मनी ऑफ दोज, इन 30 में से हाउ मनी ऑफ दोज, कितने एक्चुअल में सर्व कर रहे हैं जेल टाइम को। पाकिस्तान कहता है हमने सज़ा दे दी, लेकिन ये नहीं बताता कि कहाँ पे डाला है, कौन सी जेल में डाला है और कितनी सज़ा दी है ना। कह रहे ये बात अभी भी साफ नहीं है जहाँ। कह रहे वहीं जो कॉन्विक्शन और प्रिजन टर्म्स है ना, जो 15 से 30 साल के बीच में है, जो इनको सज़ा दी गई है, जो कॉन्विक्ट किया गया है, कह रहे ये एक ब्रेक है, ये अपने आप में एक डेविएशन है, और किससे, उस पास से, उस भूतकाल से एक अलग जाने का काम है। जब वो भूतकाल, जब पाकिस्तान में अथॉरिटियाँ जो थी होल्ड करती थी, इनको पकड़ लेती थी इन लीडर्स को, और किस पे, इन्हीं चार्जेस पे, इंटरनेशनल प्रेशर में आकर के, और बाद में सब्सिक्वेंटली रिलीज़ कर देती थी, उनको छोड़ देती थी। तो पहले तो उनके काम क्या थे? जैसे ही FATF की मीटिंग हो, इस सईद वहीद को पकड़ के जेल में डाल देना, मीटिंग पूरी हो और वो मीटिंग पूरी होते ही इसको जो है जेल से छोड़ देना। तो पहले तो ये ढोंग करते थे इस तरह का, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इनको वास्तव में जेल में नहीं डाला, बल्कि इनको सज़ा भी दी है 15 से 30 साल की। बस गलती क्या है, अभी तक किसी को ये नहीं बताया कौन सी जेल में कौन सा बंद है, वास्तव में कोई सज़ा भुगत रहा है या नहीं भुगत रहा, ये बात अभी भी अनक्लियर है। समझ गए? 100% अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको हर सेंटेंस की। इट की वर्ब है इज़, अनक्लियर एक एडजेक्टिव है। हाउ मनी यहाँ पे बता रहा है कितने, है ना, एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। आर एक्चुअली सर्विंग इसका वर्ब है। द कॉन्विक्शन इन प्रेजेंट टर्म्स की वर्ब है आर, अथॉरिटीज़ की वर्ब है वुड होल्ड। सब सीक्वेंटली, जो सीक्वेंस में सब हो, जो सीक्वेंस में बाद में आए, पहले बादल बाद में बारिश। कॉन्सिक्वेंटली, जो परिणाम स्वरूप आए, जो कि सीक्वेंस में आए लेकिन साथ में आए, है ना, एज ए रिजल्ट आए। समझ गए ना? सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली ऐसे यूज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथॉरिटी की दो वर्ब है, वुड होल्ड एंड वुड रिलीज। कह रहा बाय मेकिंग दिस द स्टिकिंग पॉइंट, द FATF विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कंप्लायंस हैज़ मेड इट क्लियर that Pakistan must complete the prosecution of all proscribed leaders of groups including the LAT, जैश ए मोहम्मद, अल-क़ायदा एंड तालिबान। कह रहे मना बना करके, मेक करके, इसी को स्टिकिंग पॉइंट। स्टिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप भी अड़ जाते हो, सामने वाला भी अड़ जाता है। कह रहा है इसी पॉइंट पे अपनी जिद्द दिखा करके, स्टिकिंग पॉइंट बना करके, ये जो FATF संस्था है ना, ये वर्क कर रही है प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल कंप्लायंस पे। ये वो संस्था है जो कि आपसी सहयोग पे ही काम करती है। अगर आपको किसी लिस्ट में डाला है तो आप पूरा सहयोग करोगे FATF को, नहीं तो FATF आपको कभी उस लिस्ट से नहीं निकालेगा। कह रहा है अब इसको इसने एक अड़ी बना ली है, जिद बना ली है, स्टिकिंग पॉइंट ऊपर वाली बात को, और इसने मेड कर दिया, इस बात को क्लियर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को कंप्लीट करना ही पड़ेगा प्रोसिक्यूशन, पाकिस्तान को पूरी सज़ा देनी ही पड़ेगी सभी के सभी बैंड लीडर्स को और ग्रुप्स के, जिसमें शामिल है ये सारे के सारे ग्रुप्स। अब ये अड़ गया FATF, कह रहा है सज़ा दो, एक एक को सज़ा दो, जेल में डालो, सूली पे चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओगे तब तक FATF की लिस्ट से नहीं निकालूंगा। समझ गए? FATF की वर्ब है मेड, FATF के लिए आया विच के बाद में लिखी हुई इसकी वर्ब वर्क्स। विच इसलिए लगाया क्योंकि FATF यूनिक है, अगर ये यूनिक ना होता तो मैं यहाँ पे दैट को यूज़ करता, है ना। इसकी वर्ब होगी हैज़ मेड। पाकिस्तान की वर्ब है मस्ट कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस सिंपल है। प्रोस्क्राइब्ड आप जानते हैं, 2-3 बार आ गए वर्ड। कह रहा बाय एडिंग 6 more items to the list on amending its money laundering act and cracking down on other businesses involved in money laundering and terror financing, the FATF has indicated that Pakistan could remain on grey list for at least another 1 to 2 years। कह रहे ऐड करके 6 और आइटम्स को, 27 आइटम्स थी, अब 33 कर दी इन्होंने, 33 काम दे दिए पाकिस्तान को पूरे करने के लिए। कह रहा ऐड करके 6 आइटम्स को इस लिस्ट में, और कह रहे जो किस पे हैं, अमेंड करने पे हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को
और नकेल कसने पे, क्रैक डाउन करने पे दूसरे बिजनेसेस को जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग में, काले पैसे में और दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को फाइनेंस करने में। कह रहा है इस काम को करके ऐसे 6 नए आइटम्स को जोड़ करके FATF ने इंडिकेट कर दिया है, दिखा दिया है कि जो पाकिस्तान है ना वो बना रह सकता है इसी ग्रे लिस्ट में कम से कम आने वाले 1 से 2 सालों तक। उसने बता दिया कि अब कम से कम 2 साल आप जो है बने रहोगे, क्योंकि ये काम जो है आने वाले 2 साल में ही कर पाओगे, आप फटाफट नहीं हो पाएंगे। समझ गए। FATF की वर्ब है हैज़ इंडिकेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पाकिस्तान की वर्ब है कुड रिमेन। सवाल है आपसे यहाँ पे, कुड रिमेन की जगह विल रिमेन, वुड रिमेन, माइट रिमेन, मस्ट रिमेन ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ? अपने आप से पूछो, अभी बता देता हूँ आपको, पहले आप अपना दिमाग लगाओ। क्रैक डाउन का मतलब होता है किसी पे नकेल कसना, इसको क्लैम्प डाउन, कंट्रोल या रेन इन भी बोलते हैं। हमारी वोकैब वाली शीट में इस वर्ड को हम डिटेल में कर चुके हैं, है ना। चलो आ जाओ, देखो ये सारी जो है ना मॉडल वर्ब्स, विल है, वुड है, कैन है, मे है, माइट है, कुड है, ये सारी की सारी बताती हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी को। अब देखो कुड जो है पास्ट को बताता है, फ्यूचर को भी बताता है ना, तो ये सारी की सारी फ्यूचर को तो बताती ही हैं, इसके अलावा इनके और मीनिंग भी हो सकते हैं। अब इनमें दिक्कत क्या है, इनमें फ़र्क क्या है? देखो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आप जो है प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर नीचे आ रहे हो। समझ गए मेरी बात को? अगर कोई चीज़ विल रिमेन है तो पक्का रिमेन होगी होगी, और कुड रिमेन है तो उसके रिमेन होने के चांसेस बहुत कम है। समझ गए ना। तो यहाँ पे कुड रिमेन लगा के हमने बताया कि ग्रे लिस्ट में बने रहने के चांसेस हैं, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे नीचे कुड आता है, इसका मतलब है चांसेस सबसे कम है। अब इससे जुड़े हुए कुछ और रूल्स देख लो। ये विल वुड तो आप समझ के कब लगाना है, जैसे जैसे चांस कम होते जाएं इनको नीचे लाते जाएं। कैन के साथ में कभी भी बी एबल टू नहीं आएगा। आई कैन बी एबल टू डू दिस गलत है, क्योंकि कैन जो है वो बी एबल टू का सिनोनिम होता है। दोनों चीज़ें कभी भी कैन और बी एबल टू एक ही क्लोज में एक साथ में ना लिखें। मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं फ्यूचर की, इनका काम एक्सक्लूसिवली यही होता है, इसीलिए इनके साथ में प्रोबेबली, लाइकली और पॉसिबिलिटी को यूज़ नहीं करते हैं। प्रोबेबली भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, लाइकली भी दिखाएगा पॉसिबिलिटी को, जो है पॉसिबली भी दिखाएगा, और मे और माइट भी दिखाते हैं। तो जहाँ पे मे और माइट लग जाए इन वर्ड्स का यूज़ उस क्लोज में इनके साथ में ना हो। समझ गए। इनका एक्सक्लूसिव काम यही होता है, बाकियों के दूसरे और भी काम है ना, लेकिन इनका एक्सक्लूसिव काम है पॉसिबिलिटी को दिखाना, मे और माइट का। तो ये दोनों रूल याद रखना, कैन, मे और माइट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ होगा। कह रहा फॉर इंडिया पाकिस्तान कंटिन्यूएंस ऑन द लिस्ट इज सम comforts even as it awaits true justice delivered to leaders of groups such as the LET and JM for attacks including Mumbai 26/11, Parliament 2001, Pathankot, Pulwama and not just terror financing। कह रहा है इंडिया के लिए पाकिस्तान का कंटिन्यूएंस जो है बना रहना जो है इस लिस्ट पे ऑन द लिस्ट, कह रहा है वो थोड़ा कंफर्ट है, थोड़ी सी राहत की बात है। इंडिया को तो मज़ा ही आएगा ना पाकिस्तान इस लिस्ट पे बना रहे तो। कह रहा है कब, इवन है जहाँ तक कि जबकि ये अवेट करता है ट्रू जस्टिस को। तो जस्टिस तो हमें नहीं मिला है, न्याय हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें मज़ा आएगा देख करके। चलो न्याय नहीं मिल रहा, कम से कम पाकिस्तान को सज़ा तो मिल रही है। कह रहा है यहाँ तक कि जब ये अवेट कर रहा है इंडिया आज भी सही जस्टिस को जो डिलीवर हो इन लीडर्स को, ऐसे ग्रुप्स के जैसे ग्रुप्स है LET, JEM, और किस लिए, अटैक्स के लिए, जिसमें शामिल हैं ये वाला अटैक बड़े अच्छे जानते हो आप, अजमल कसाब वाला, पार्लियामेंट वाला अटैक, पठानकोट वाला अटैक, पुलवामा वाला अटैक, और ना केवल जस्ट जो है टेरर फाइनेंसिंग। तो कह रहा है इंडिया को कंफर्ट मिला है, हालांकि इंडिया आज भी जस्टिस को वेट कर रहा है। इंडिया को लगता है कि इन सभी अटैक्स के जो हमलावर है, जो जिन्होंने इन अटैक्स को करवाया था, उनको आज भी आपने सज़ा दे करके जस्टिस नहीं दिलवाया इंडिया को। समझ गए। कंटिन्यूएंस मतलब बने रहने का काम, किसी चीज़ पे कंटिन्यू करने का काम। कंटिन्यूएंस की वर्ब है इस, इट की वर्ब है अवेट्स। चलो आपसे सवाल है, अवेट के बाद में फॉर क्यों नहीं लगा? अवेट का मतलब होता है वेट करना, अवेट का मतलब होता है वेट करना, तो वेट फॉर आप लगाते हो, तो अवेट फॉर क्यों नहीं लगाते हो? इसका सीधा सा जवाब है, ये सारी लिस्ट उन्हीं सारे के सारे प्रेपोजिशन की हैं, उन सारी की सारी वर्ब्स की हैं जिनकी एक सिनोनिम के आगे प्रेपोजिशन लगती है, दूसरे के आगे नहीं लगती। अवेट के बाद में मेरे भाई कभी भी फॉर नहीं आएगा, और इसका सिनोनिम जो है वेट, उसके बाद में हमेशा फॉर आएगा, वेट फॉर समथिंग। समझ गए ना। दोनों एक ही बात है, बस एक के आगे फॉर आना है, एक के आगे नहीं आना। बाकी की ये सारी की सारी वर्ब्स देखो और इनके सिनोनिम ढूंढो, पहले अपने दिमाग में ढूंढो, फिर मैं यहाँ करवा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके पहले अपना दिमाग चला लेना है ना। टोटल को आप लिख सकते हो अमाउंट टू, तो अमाउंट के बाद में तो 2 आता है, लेकिन टोटल के बाद में 2 नहीं आता, जानबूझ के लगा रहा हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज हो। समझ गए मेरी बात को। टोटल के बाद में आना चाहिए अमाउंट टू। कंप्राइज ऑफ तो गलत है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ इसका एक सिनोनिम है, यहाँ पे ऑफ आएगा। इक्वल टू गलत है, लेकिन इक्वेट टू इसका सिनोनिम है,
इक्वेट टू इसका सिनोनिम है, यहाँ पे टू आएगा। सीक फॉर गलत है, लेकिन लुक फॉर इसका सिनोनिम है और यहाँ पे फॉर को लगाना ज़रूरी है। डिमांड फॉर भी गलत है, डिमांड की जगह आप लिखें आस्क फॉर, यहाँ पे फॉर को बेशक लगा के आए, लगाना ही है। अपोज टू की जगह आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। आंसर टू की जगह लिखेंगे आप रिप्लाई टू। तो यहाँ पे गलत लगाया मैंने लेफ्ट साइड में प्रेपोजिशन, राइट साइड में जो इनका सिनोनिम है उसके आगे आने हैं। रिसेंबल टू का मतलब होता है बी सिमिलर टू, तो यहाँ पे टू आता है लेकिन रिसेंबल के बाद में टू नहीं आता है, और रीच के बाद में भी ऐड नहीं आता, लेकिन इसका सिनोनिम है अराइव, उसके बाद में हमेशा ऐड को आप लगा हुआ देखेंगे। तो भाई ये लिस्ट है, लिस्ट में आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारे 14 अपने पास पेयर्स हैं, याद रखना है इनको, बार बार देखो, जितना बार देखोगे उतनी बार आपके दिमाग में रिवाइज हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेट फॉर आ सकता था अगर अवेट ना लिखा होता। चलिए कह रहा है हाउएवर द प्रोसेसेस ऑफ FATF दैट हैज़ टेकन अ जस्टिफाइबली हार्ड लाइन इन पाकिस्तान केस मस्ट बी चेक्ड फॉर ओवर रीच। कह रहा हालांकि जो प्रोसेस है FATF की, कह रहे जिन्होंने एक जस्टिफाइबली हार्ड लाइन को लिया है, कड़ा रुख अपनाया, जो कि जस्टिफाइबली है, बहुत रीजनेबल है ना, बिल्कुल सही है। और किसमें? पाकिस्तान के केस में। कह रहा हालांकि इस प्रोसेस को चेक किया जाना चाहिए ओवर रीच के लिए, ज़रूर से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। कह रहा कैसे? कह रहा एज इंडिया फेसेस इट्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट दैट हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू द पैंडमिक। कह रहा क्योंकि इंडिया भी फेस कर रहा है इसके खिलाफ एक रिपोर्ट को जिसका नाम है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जो कि डिले हो चुकी है पैंडमिक की वजह से, ड्यू टू द पैंडमिक। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहे पाकिस्तान के केस में तो चलो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे, तो जस्टिफाइबल है इसका कड़ा रुख, लेकिन इंडिया के केस में भी कड़ा रुख अपना रहा है, नेशनलिज्म को लेकर के इंडिया को प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट इसकी आने वाली बाकी है, अभी आई नहीं क्योंकि कोरोना बीच में आ गया। समझ गए? द प्रोसेस की वर्ब है मस्ट बी चेक्ड, दैट की वर्ब है हैज़ टेकन, FATF के लिए आया दैट, जस्टिफाइबली मतलब रीजनेबली, हार्ड लाइन मतलब कड़ा रुख, ओवर रीच के दो मीनिंग होते हैं, ये वर्ड हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। या तो किसी को धोखा देना या कोई बहुत ज़्यादा एम हाई कर लेना, है ना, फेलियर होना आपने क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट बनाया था। बढ़े आगे। ड्यू टू की जगह ओइंग टू आएगा। आज वीडियो लंबी हो रही है, नहीं करवा रहा हूँ, आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। सोचो अपने दिमाग में यहाँ पे ओइंग टू क्यों आना चाहिए। कह रहा न्यू दिल्ली should expect that Pakistan will push for a critical investigation of India's AML CFT regime, and with the FATF announcing a new focus on extreme right-wing terrorism (ERW), it is clear that there will be more political aspects to its technical scrutiny of countries in the future. कह रहा है अब इंडिया को एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। क्या एक्सपेक्ट करना है भाई? दैट वही है कि पाकिस्तान पुश फॉर करने वाला है, पाकिस्तान पूरा हमला बोलने वाला है, पूरी कोशिश करेगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की, आलोचना भरी एक इन्वेस्टिगेशन की। और किस में? इंडिया के AML CFT रिजीम में, इंडिया के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, ये दोनों जो रिजीम है ना, इसके अंदर जो है पाकिस्तान भी जांच बिठवाने की पूरी कोशिश करेगा। और कह रहे विद के साथ ही FATF के अनाउंस कर देने के एक नए फोकस को, किस पे? एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म पे, ERW पे। कह रहा है इस चीज़ पे फोकस डालने के साथ ही ये चीज़ भी क्लियर है, साफ है कि देयर विल बी होने वाले हैं वहाँ पे और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और सियासी पहलू, और किस में? इसकी टेक्निकल स्क्रूटनी में, इसकी तकनीकी जांच में कंट्रीज़ की आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया को घेरने की कोशिश करने वाला है, और इस एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म में जिसकी मोदी सरकार कई बार अक्यूज़ होती है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान जो है इसको घेरेगा, क्योंकि इस पे अब FATF आने वाले टाइम में अपना फोकस रखने वाला है। समझ गए? दिल्ली की वर्ब है शुड एक्सपेक्ट, पाकिस्तान की वर्ब है विल पुश फॉर, इट की वर्ब है इज़, और यहाँ पे विल बी वर्ब है और सब्जेक्ट है इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। देयर है ना, तो देयर से जो क्लोज शुरू हो रहा है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है विल बी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, है ना, इन्वेस्टिगेशन, ये प्रॉब। रिजीम होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम। चलिए सिंपल आर्टिकल था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी आर्टिकल था आज का। फटाफट से अपना क्विज़ देख लो, क्विज़ का थोड़ा सा लेवल मैंने अच्छा रखा है। मैं एक काम करता हूँ, क्लोज टेस्ट आपको करवा दूँ? चलो क्लोज टेस्ट करवा देता हूँ। कह रहा विद FATF प्रिस्क्राइबिंग या प्रोस्क्राइबिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही, विद से शुरू हो रहा है पूरा फ्रेज, मतलब इस चीज़ के साथ ही। और वो चीज़ क्या है? FATF का इन चारों में से एक काम करना। देखो FATF के लिए यहाँ पे एक पार्टिसिपल चाहिए,
FATF के प्रिस्क्राइब या प्रोस्क्राइब करने के लिए, समझ गए ना, वर्ब के ING फॉर्म चाहिए, वो FATF जो प्रिस्क्राइब या प्रोस्क्राइब कर रहा है प्रोसिक्यूशन को। अब ये बताओ, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है सज़ा देना, किसी पे केस चलाना। FATF क्या बोलेगा, टेररिस्ट के ऊपर सज़ा चलाओ, सज़ा करवाओ, प्रोसिक्यूशन करो। प्रिस्क्राइब करेगा या प्रोस्क्राइब करेगा, बैन करेगा? भाई प्रोसिक्यूशन को तो प्रिस्क्राइब करेगा ना। प्रोस्क्राइब करने का मतलब होता है FATF बोल देता कि भाई जो टेररिस्ट है इनको आराम से बिठा के बिरयानी खिलाओ, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करना, ऐसा थोड़ी ना कर रहा है। यहाँ पे प्रिस्क्राइबिंग की बात हो रही है, C आपका आंसर है ना। तो विद FATF प्रिस्क्राइबिंग दिस थिंग, क्या हुआ, कह रहे जो प्रॉस्पेक्ट है, ये जो संभावना है, और किसकी, ऑफ लगा के बताना है, रिटेनिंग या बीइंग रिटेन्ड, रिटेन करने की या रिटेन होने की, और किस में, अंडर द FATF ग्रे लिस्ट, FATF की ग्रे लिस्ट में। अब ये बताओ, संभावना पाकिस्तान के लिए रिटेन करने की है, रिटेन होने की है? रिटेन का मतलब है बनाए रखना। पाकिस्तान किसी को ग्रे लिस्ट के नीचे बनाए रखेगा या पाकिस्तान खुद बना रहेगा? अरे खुद बना रहेगा ना। तो यहाँ पे आपको पैसिव जीरेंट चाहिए, प्रॉस्पेक्ट ऑफ बीइंग रिटेन्ड अंडर द FATF ग्रे लिस्ट। कह रहा है माइट, मे या मस्ट या वुड प्रोबेबली हर्ट द नेशंस इकॉनमी हार्ड। कह रहा है ये पॉसिबली, प्रोबेबली हर्ट करेगा इस देश की इकॉनमी को बहुत हार्ड। चारों में से एक मॉडल वर्ब लगानी है, याद रखें, मे और माइट के साथ में कभी भी प्रॉबली, लाइकली नहीं आता। इस केस में मस्ट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे यूज होगा वुड। देखो फ्यूचर के लिए अपने मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड इन सब को यूज़ करते हैं, मस्ट को यूज़ नहीं करते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। तो यहाँ पे वुड आ सकता है, मस्ट का कुछ काम नहीं है मीनिंग के हिसाब से, और मे और माइट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि प्रोबेबली बीच में लग चुका है। समझ गए, सेंटेंस हो गया पूरा। कह रहा है द प्रोलॉन्ग ग्रे लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान हैज़ स्प्लिट यस हैज़ स्प्लिट इट फ्रॉम ग्रोथ चैरियट ऑफ द राइजिंग साउथ एशिया। कह रहे जो प्रोलॉन्ग ग्रे लिस्टिंग है पाकिस्तान की, लंबे समय से ग्रे लिस्ट में बने रहने का जो काम है पाकिस्तान के लिए, इसने इसको स्प्लिट कर दिया है। और किससे, ग्रोथ की उस चैरियट से, विकास की उस गाड़ी से जो एक उभरते हुए साउथ ईस्ट एशिया की है। उस एशिया के अंदर पाकिस्तान अलग थलग सा पड़ गया है, सब आगे जा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना हुआ है। अब देखो पाकिस्तान को स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया है। स्प्लिट एक ऐसी वर्ब है बिल्कुल लेट के जैसी, स्प्रेड के जैसी, कास्ट के जैसी, कोस्ट के जैसी, जिसकी V1, V2, V3 सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, हैज़ स्प्लिट को यूज़ करूँगा। हैज़ स्प्लिट पाकिस्तान या हैज़ स्प्लिटेड फ्रॉम द ग्रोथ चैरियट ऑफ राइजिंग साउथ ईस्ट एशिया। ध्यान देना यहाँ पे स्प्लिट भी आ सकता है, आप इसको V2 में भी लिख सकते हो, लेकिन एडवर्ब ऑफ पास्ट नहीं लिखी है। मान लो लिखा होता इन 2020, पास्ट का कोई भी आपको दिया होता तो उस केस में आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हो। अगर आपको एडवर्ब ऑफ पास्ट ना मिली हो तो उस केस में कोशिश करें यूज़ करने की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। समझ गए ना। तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ, कोई पॉइंट रेफरेंस नहीं दी हुई, इसलिए मैंने हैज़ प्लस में स्प्लिट वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया है। देखो 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये 5th क्वेश्चन आपका, खुद से इसको सॉल्व करें। सही सेंटेंस को आपको चूज़ करना है इन चारों में से, A, B, C, D या E। ये डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, सब लोग 3 सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो। क्या वहाँ से रिमूव किया जा सकता है पाकिस्तान को FATF से, देखते हुए वहाँ के गरीब जनता को जो कि कुछ भी गलत काम करने के लिए जो है, गलत काम में जो है जिम्मेदार नहीं है। मेरा आंसर, ये जिसका आंसर है आपको मिल जाएगा कमेंट्स के अंदर, अपने स्कोर मुझे बताएं। मेरा आंसर भी ज़रूर से पढ़ें, मैं भी डिस्क्रिप्टिव रोज़ करता हूँ आपके साथ, 3 सेंटेंस मैं भी लिखता हूँ। चलिए मुलाकात होगी, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। अंटिल देन साइनिंग आउट।